नमस्कार दोस्तों। हमने स्टार्ट किया था पार्ट 1 वीडियो में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण जीवन परिचय के विषय पे। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे कैसे स्ट्रगल करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरी शिक्षा को ग्रहण किया। उन्होंने स्कॉलरशिप प्राप्त किया और यूएस जाके पढ़ा। ग्रेड इन से उन्होंने लॉ का डिग्री हासिल किया। उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस जैसे विषयों पर महारत हासिल किया। और उन्होंने जब वापस लौटे तो कैसे बम्बई के एक कॉलेज में 1918 में उन्हें बतौर प्रोफेसर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स का नियुक्त किया गया और उनको बहिष्कार किया गया छात्रों के द्वारा कि हम इनके द्वारा पढ़ाए गए विषय और एक अछूत के द्वारा हम कोई भी सब्जेक्ट को ग्रहण नहीं करेंगे ताकि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। इस तरह का बातों का प्रयोग किया गया जिनसे बाबा साहब को बहुत आहत लगा, परंतु वहाँ के डीन के द्वारा समझाए जाने पर उनके वहाँ के डीन के द्वारा बताया गया कि आप 2 दिन के लिए आप पढ़ लीजिए। उसके बाद उन्होंने छात्रों के द्वारा ग्रहण किया गया शिक्षा और 1918 में जैसे हम शुरू करते हैं, यहाँ तक हम लोग कल का पढ़ाई पढ़ लिया था, उससे आगे चलते हैं तो 1918 में हम देखते हैं कि बॉम्बे कॉलेज में बतौर प्रोफेसर नियुक्त किया गया और उनको सब्जेक्ट दिया गया पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक्स। ये आप कल भी लिखे होंगे लेकिन आज भी नोट कर लीजिए, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स। परंतु छात्रों के द्वारा उनका विरोध किया गया कि हम दलित शिक्षक के साथ अपना शिक्षा को आगे नहीं जारी रख सकेंगे। तो उनको दिल में आहत लगा और उन्होंने सोचा, मन ही मन सोचा कि जब मैं इतना डिग्री, इतना होनहार होने के बाद इतना अपमानित और अपमान का दृष्टि से हमें देखा जा रहा है, तो इतना अपमान सह रहा, तो निम्न तबके के मजदूर, श्रमिकों और दलितों के साथ कितना बुरा भेदभाव होता होगा। तो इसी का सोचा कि चलिए हम इसको अब दूर करेंगे और अपने मन में ठाना कि अब इस शिक्षा का काम छोड़ के अब राजनीति में हमें आना होगा और दलितों के लिए कुछ इस समाज में कुछ करना होगा और बेहतर करना होगा। इसके लिए उन्होंने 1920 ईस्वी में कोल्हापुर रियासत के महाराज साहू के साथ मिलकर 1920 ईस्वी में कोल्हापुर, सब नोट करते जाइएगा, कोल्हापुर रियासत के महाराज साहू के, सब नोट करते जाइएगा, साथ मिलकर, या स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, मिलकर एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किए। उनका नाम मूक नायक रखा। मूक नायक मतलब कुछ बोलने वाला नहीं, सिर्फ सुनने वाला। वैसा आदमी जो कुछ ना बोलता हो, सिर्फ सुनता हो, दूसरे का अपमान सहता हो, उनके विरोध में कुछ अपना आवाज़ नहीं उठा सकता हो, वैसा पत्रिका का प्रकाशन किया। इनका नाम मूक नायक रखा साहू महाराज, ताकि विभिन्न लोगों के बीच कि कैसे दलितों के साथ शोषण होता है, उनका बात विभिन्न लोगों, समाज के हर एक वर्गों के पास पहुँचे, उसके विषय में इस पत्रिका में दर्शाया गया। और जब पत्रिका का प्रकाशन हुआ तो उन्होंने सोचा कि अब श्रमिक, मजदूर, दलितों के एक साथ किया जाए और उनके लिए एक सभा बनाया जाए। और उस सभा बनाने का विचार आया और सभा बनाया और सभा का नाम उन्होंने रखा बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बाबा साहब के द्वारा बनाया गया बहिष्कृत हितकारिणी सभा का निर्माण किया गया। उनके द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा का निर्माण किया गया उनके द्वारा। और इस सभा में उन्होंने अपना बात दिया मनुस्मृति, और उनका विचार था मनुस्मृति से अलग विचार। उनका ये विचार नहीं था कि मनुस्मृति को ही कुछ किया जाए, लेकिन उससे का विचारधारा था मनुस्मृति से अलग। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखा, वेटिंग फॉर अ वीजा, इसको नोट कर लीजिएगा। उनका ऑटोबायोग्राफी था वेटिंग
फॉर अ वीज़ा। उसमें उन्होंने मनुस्मृति में जो लिखा हुआ था, मनुस्मृति यहाँ पे देखिएगा, मनुस्मृति और ऋग्वेद का 10वां मंडल, ऋग्वेद का 10वां मंडल में जो 4 वर्णों का जिक्र है, जो 4 वर्णों का जिक्र है, यहाँ पे देखिए आप लोग इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। 4 वर्ण का जिक्र है। पहला 4 वर्ण तो आप जानते हैं, पहला ब्राह्मण, ब्राह्मण, दूसरा वैश्य, दूसरा वैश्य, तीसरा दूसरा क्षत्रिय, क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो इसी शूद्र का विषय में जो मनुस्मृति में बताया गया, उनका विचारधारा के अनुसार मनुस्मृति ग्रंथ में जो बताया गया कि शूद्र निम्न तबके का व्यक्ति है जो हर किसी का सेवा के लिए ही बना है, उस शूद्र को इन्होंने बताया, अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि शूद्र एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय ही है, शूद्र क्षत्रिय है, जिसको दबा कुचला कर निम्न तबके में डाल दिया गया। नहीं तो ये उनका विषय में, शूद्रा के विषय में पूरा ऑटोबायोग्राफी में लिखते कौन है, कैसे हैं, और वो का मानना था, एक लाइन में देखे तो वो क्षत्रिय थे, है ना। तो इसी का जिक्र अपने ऑटोबायोग्राफी में करते हैं शूद्रा के विषय में। तो यहाँ तक होता है। अब उनके विषय में और आगे देखते हैं कैसे उन्होंने आगे किया, कैसे प्रशासन में लिया, क्षत्रियों से संबंधित माना गया। अब संविधान में उनका योगदान देखते हैं, यहाँ तक उनका हुआ। और उनसे पहले, संविधान में योगदान देखने से पहले उन्होंने क्या क्या वर्क किया दलितों के प्रति, दलितों के हितों के प्रति, हितों की रक्षा करने के प्रति, उनके विषय में हम लोग जानते हैं। तो उन्होंने सबसे पहला 1927 में साइमन कमीशन का साथ दिया। साइमन कमीशन 1927 में साइमन कमीशन का साथ दिया। 1927 में साइमन कमीशन का साथ दिया। और पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने साइमन कमीशन का साथ दिया था, साइमन कमीशन का साथ दिए थे। उसके बाद देखते हैं कि साइमन कमीशन का साथ देने के बाद उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को सही ठहराया था। अच्छा, इनका विरोध किए थे कि क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं होना चाहिए, उनका विरोध किया गया था इनके द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इनका विरोध किया गया था। और उसके बाद इन्होंने कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचांग जिसको कहते हैं, सांप्रदायिक पंचाट को सही माना था, सांप्रदायिक पंचाट को सही माना था। जिस समय तक ही उनका मेन मुद्दा था कि वो दलितों के हितों की रक्षा करे। और जहाँ तक सांप्रदायिक पंचायत की बात, हमारे दलितों के लिए आरक्षण के बात कहा गया था, जिसमें गांधी जी के से मतभेद भी उनका हुआ था। और अंततः जाके 1932 में पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था, और दलितों के हितों की वहाँ पे जितना कदर किया गया, और गांधी जी के द्वारा हरिजन शब्द का नाम भी दिया गया कि हम उन्हें हिंदू ही मानते हैं। तो यहाँ तक का रास्ता देखते हैं कि किस तरह से सहा, और बहुत कुछ बाबा साहेब के द्वारा किया गया। एक समय का बात था जब वही किसी गांव में, पुणे के ही गांव में, तालाबों पे दलितों के लिए पानी पीना वर्जित था। वहाँ पे जाके बाबा साहब ने बहुत प्रयास किया और अंततः खुद जाके वहाँ पे पानी पिए, और बहुत सारे दलितों के द्वारा पानी पिया गया। परंतु कुछ दिन बाद फिर से वही काम करने गए तो उन दलितों को स्वर्णों ने बहुत पीटा, बुरी तरह से पीटा। उसके बाद उन्होंने सोचा कुछ तो अब करना होगा, जिसके लिए उन्होंने सोचा कि कुछ किया जाए। अब देखते हैं कि उन्होंने इसलिए संविधान में गए, और संविधान सभा में उनका योगदान के बारे में अब हम देखते हैं विस्तार से। संविधान सभा के योगदान के बारे में विस्तार से उन्होंने बारे में जानते हैं कि उन्होंने संविधान बनाने में या संविधान सभा में किस तरह का योगदान दिया, कि जो उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष तक नियुक्त किया गया। अब देखते हैं संविधान सभा में योगदान कि किस तरह से योगदान था। सबसे पहले उन्होंने संविधान सभा में जब
जब ब्रिटिश क्राउन, बीसी मतलब ब्रिटिश क्राउन, बोलिए ब्रिटिश क्राउन ने भारत को आज़ाद करने का निर्णय लिया, भारत को आज़ाद करने का निर्णय लिया, तब यहाँ भारत को अपना संविधान बनाने का बात आया सामने कि संविधान भारत का बनेगा कैसे। तो भारत में एक चुनाव किया गया, भारत में एक चुनाव हुआ और चुनाव में बाबा साहब भी खड़े हुए। और इस चुनाव का नतीजा ये हुआ कि ये बॉम्बे से खड़े हुए और उस समय के अपने बायोग्राफी में खुद लिखते हैं। अब उनका ऑटोबायोग्राफी का नाम तो अभी सभी को पता है, पहले बता दिया, वो नोट भी करके याद कर लीजिएगा। वेटिंग फॉर अ वीज़ा में लिखते हैं कि बॉम्बे से मैं जब खड़ा हुआ इलेक्शन के लिए, तो उस समय भारत के तमाम बड़े लीडर या बड़े नेता ने उनका विरोध किया और अपना एड़ी चोटी का दम लगा दिया कि बाबा साहब किसी भी तरह से चुनाव में या संविधान सभा में नहीं आना चाहिए। इनके लिए उन्होंने पूरा जोर लगा दिया कि कोई भी तरीक़ा से, चाहे साम दाम दंड भेद हो, बाबा साहब चुनाव नहीं जीतना चाहिए, जिनके कारण बॉम्बे से बाबा साहब का हार होता है। बाबा साहब का हार होता है चुनाव में और वो नहीं जाते हैं, परंतु उन्हें बंगाल से फिर एक बार मौका मिला, बंगाल से, और मुस्लिम लीग के सहयोग से, मुस्लिम लीग के सहयोग से भीमराव अंबेडकर जी चुनाव जीत जाते हैं। परंतु जब बंगाल से चुनाव जीतते हैं, बंगाल प्रांत से चुनाव जीतते हैं एक सीट से, परंतु जब 1947 में भारत का विभाजन होता है, तो बंगाल प्रांत जो था, बाबा साहब का सीट था, वो तो बांग्लादेश के रूप में निर्मित हो जाता है और वह आधुनिक बांग्लादेश बन जाता है, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया था। तो बाबा साहब का संविधान सभा में एंट्री नहीं होता है, परंतु वहाँ के कुछ लीडरों के द्वारा बोला गया कि बाबा साहब जैसे हो यहाँ पे संविधान सभा में आना चाहिए था कि बाबा साहब ही संविधान को एक अच्छा रूप, निष्पक्ष और सेकुलर भारत के रूप में निर्मित कर सकते हैं। तो उसी के सोच में एक बख्तावर नेता BN राव। अब यहाँ से देखते हैं कि बाबा साहब का संविधान सभा में कैसे प्रवेश होता है। उस समय संविधान के बहुत बड़ा विशेषज्ञ सर BN राव के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को बोला जाता है कि कुछ भी करके आप बाबा साहब को संविधान सभा में लाइए, ताकि उससे बड़ा एजुकेटेड पर्सन अभी भारत में कोई नहीं है जो संविधान को एक नए स्वरूप के रूप में ढाल सकता है। तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद बोला और पूरा राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ पूरा कांग्रेस कमेटी ये जोर लगाया कि बाबा साहब को कैसे संविधान सभा में लाया जाए, ताकि उस समय का चुनाव वो हार चुके थे। तो वही समय इस बात का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक और नेता सामने आते हैं जिसका नाम था बीजी खेर के द्वारा सुझाव दिया जाता है कि जैसे तैसे सर MR जैकर को मनाया जाता है, को इस्तीफ़ा दे, और सर MR जैकर इस्तीफ़ा देते हैं, जो बॉम्बे प्रांत से ही निर्वाचित थे। बॉम्बे प्रांत से निर्वाचित वो इस्तीफ़ा देते हैं। इनका पूरा नाम था मुकुंद राव जैकर, नोट कर लीजिएगा, मुकुंद राव जैकर, इनका पूरा नाम था मुकुंद राव जैकर। सर MR जैकर इस्तीफ़ा देते हैं और इसके स्थान पे चुनाव लड़ाया जाता है बाबा साहब को, और बाबा साहब आते, ताकि उस समय तक लोगों को संविधान सभा को लगने लगा था और कांग्रेस कमेटी को लगने लगा था, जिसको हम 1946 के चुनाव में पूरी तरह से
पूरी तरह से विरोधी थे। उसको हराने के लिए एड़ी चोटी के दम लगाया था। उसी का ज़रूरत हमें संविधान बनाने के लिए 1947 में संविधान बनाने के अति आवश्यक पड़ने लगा। वही सर BN राव के द्वारा सुझाया गया। उसी बात पे सर BN राव के द्वारा समझाया गया कि BN राव कहते थे कि जितना डिग्री हम दूसरे देशों में खोजेंगे उससे कहीं ज़्यादा डिग्री बाबा साहेब के पास है। और इसी बात को मनवाए राजेंद्र प्रसाद को बोले। राजेंद्र प्रसाद और साथ में कांग्रेस कमेटी ने यह डिसीजन लिया और साथ में BG खेर के दिमाग में एक आया और उन्होंने MR जयकर को मनाया, मुकुंद राव जयकर जिसका नाम था, कि वो इस्तीफ़ा दे। और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया जो बॉम्बे प्रांत से निर्वाचित थे और बाबा साहेब को फिर से संविधान सभा में लाया गया और बाबा साहेब के संविधान सभा में एंट्री हुआ 29 अगस्त 1947। मात्र 14 दिन के बाद 14 दिन में ये पूरा प्रोग्राम सेट कर दिया गया था और उन्हें प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। कैसे यहाँ तक का सफ़र उन्होंने कितना कठिनाइयों के साथ सामना करते हुए इतना कुरीति को दंश को झेलते हुए उन्होंने यहाँ तक पहुँचा। और ये उनका पहला कदम था जो दलितों के विजय के रूप में सामने आया और उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। और उसके बाद उन्होंने संविधान में क्या क्या काम किया उसके विषय में हम देखते हैं कि बाबा साहब ने संविधान निर्माण में क्या क्या भूमिका दिया, उन्होंने क्या क्या किया संविधान में। और जिन्हें लगा ये तो पॉलिटी का विषय हो जो M लक्ष्मीकांत आप लोग सभी पढ़ते होंगे वो तो पता ही होगा, लेकिन अगर देखते हैं उनके आगे के विषय में तो उनका सबसे बड़ा बात था जो आज अभी समझ में आया है ना, जो 2018 में व्यक्तियों के समझ में आया। उससे पहले उन्होंने 1947 में ही ये बात बोल दिया गया था और उन शेख अब्दुल्ला से उनका बहस भी हो गया था। किस विषय पे लेकर? तो आर्टिकल 370 को उस समय ये इतना महान व्यक्तित्व थे कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, अभी छोटा सा बच्चा की तरह भारत था जो नाजुक था, उस समय उन्होंने बोला कि हम पहले भारत के बारे में सोचेंगे, हम पहले भारत की आज़ादी के बारे में सोचेंगे, अभी दूसरा देश के बारे में नहीं सोचेंगे। इस विषय पे शेख अब्दुल्ला से उनका बहस भी होता है बाबा साहब के, नहीं 370 अभी हम नहीं देंगे, आपको किसी भी कीमत पे नहीं देंगे। लेकिन शेख अब्दुल्ला नेहरू के पास चले गए, नेहरू के पास चले गए और जैसे तैसे मनवा के उन्होंने आर्टिकल 370, क्योंकि नेहरू और शेख अब्दुल्ला एक घना मित्रता थी इन दोनों के बारे में, और मित्रता को ही हमको लगता है देखते हुए, अपना ओपिनियन है कि मित्रता को देखते हुए ही हमको लगता है नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को आर्टिकल 370 दे दिया गया, जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए काफ़ी बुरा साबित हुआ। 2018 तक ये चीज़ को हमें झेलना पड़ा और उसके लिए 35A भी पारित कर दिया पड़ा। इसके विस्तार से अब आर्टिकल 370 और 35A के बारे में पॉलिटिकल या भारत के संविधान के विषय पे अब अच्छी तरह से जान सकते हैं। लेकिन उस समय सोचिए बाबा साहब का दिमाग कितना तेज़ चलता था। उस समय वो बोल रहे थे कि आर्टिकल 370 नहीं देंगे, यहाँ तक कि उन्होंने हिंदू कोड बिल को भी निरस्त करने का बात रखा कि एक समाज में जहाँ पे हम आर्टिकल 44 का बात करते हैं, आर्टिकल 40 सब नोट करते जाइएगा। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता का बात करते हैं, समान नागरिक संहिता का बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात करते हैं, वहाँ पे हिंदू कोड बिल जैसा शरीयत जैसा कोई कानून नहीं होना चाहिए। इसका विरोध वो वही समय करते थे और इसी के कारण उन्होंने संविधान सभा से इस्तीफ़ा दे दिया था। अगर भारत को एक बनाना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में हमें उजागर करना है, जो अभी मोदी जी का मंत्र है, तो हमें हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून जैसे कोई भी कानून भारत के संविधान पे नहीं लाना होगा। इसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रयास किया, यहाँ तक कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया कि ये नहीं चलेगा। तो यहाँ तक उनका भीमराव अंबेडकर का था रिजाइन देना पड़ा। ये सब अब का बात होता है। और अब देखते हैं यहाँ पे
कि और गांधी और अंबेडकर के विचारधारा में क्या अंतर था, उसका आगे का वीडियो में हम देखते हैं। आगे में देखते हैं कि गांधी और बाबा साहेब के विचारधारा तक बीबीसी में दिए एक इंटरव्यू पे उस समय बीबीसी में दिए इंटरव्यू पे साफ तौर पे बाबा साहेब ने कहा था, और अपना एक पुस्तक में भी ये चीज़ कहा था, जो पुस्तक का नाम लिखा था क्या पुस्तक था, इनहेलेंस ऑफ कास्ट एक पुस्तक का रचना किया था 1936 में। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि महात्मा गांधी सिर्फ महात्मा होने का ढोंग करते, वो कोई महात्मा नहीं है, इस विचारधारा पे। और गांधी जी का कहना था कि इस विषय को इस बात को वितर्क करते हुए गांधी जी ने कहा था कि जब तुम बाबा साहब के बारे में कहा था कि जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे उस समय से मैं हरिजन या दलितों के बारे में सोच रहा हूँ। और क्या था गांधी और बाबा साहब का मतभेद, उसके बारे में अगले क्लास में हम जानेंगे कि क्या था गांधी जी और बाबा साहब का मतभेद। भले उनके बीच आपसी मतभेद था, परंतु भारत के आज़ादी को लेकर कोई कटु विरोधी या कटु आलोचक नहीं थे। उनका बातों में सिर्फ मतभेद था, बाकी उनका एक लक्ष्य था सिर्फ भारत का आज़ादी और प्लस में दलितों को समान अधिकार। तो ये सब था। और जब भी टाइम मिलेगा हम तो इसके विषय पे, गांधी और बाबा साहब के विषय पर अगर आप लोग चाहे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाबा साहब और अम्बेडकर का जो भी विचारधारा था कैसे एक दूसरे से भिन्न था, इसके बारे में हम अगले क्लास में संपूर्ण वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।